नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सियासत की। आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने तमाम तरह की बातें कही। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो हम आपको सुनाते हैं। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। आपने कहा कि इस्तीफा जब आप बोल रहे हैं तो देखिए इस तरह की कोई बात आप राजस्थान की बात अब दिल्ली में करेंगे, यहाँ तो आजम खान की बात करनी है। तो अभी आपने सुना कि आजम खान से मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ मुलाकात में रहा। अब हम आपको पूरा विस्तार से एक घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जो ये चल रहा है, आजम खान से इन मुलाकातों का जो दौर चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। यूपी की राजनीति में आजम खान इन दिनों केंद्र में हैं। आजम के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बीते रविवार की बात करें तो सपा के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था आजम खान ने। वहीं कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी। आप दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें कि जब सपा का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचता है तो आजम खान कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने से पहले जब शिवपाल यादव मुलाकात करने जाते हैं तो वो मुलाकात करते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत चलती है। उस प्रतिनिधिमंडल के बाद कांग्रेस की तरफ से जब प्रमोद कृष्णम जाते हैं तो भी वो मुलाकात करते हैं, लेकिन सपा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करते, जो अपने आप में साफ दर्शा रहा है कि नाराजगी कहीं ना कहीं है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आजम खान की ये पुरानी तस्वीर और दूसरी तस्वीर में शिवपाल यादव, जब शिवपाल यादव मुलाकात करने पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की थी। तो आपको बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अपनी पार्टी में आने का ऑफर तक दिया है और अब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस आजम का नया राजनीतिक ठिकाना होगा, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है, क्या आजम सपा का साथ छोड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन आजम और उनके परिवार ने जिस तरह का तेवर अख्तियार किया हुआ है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि सपा से आजम और उनके परिवार की नाराजगी काफी बढ़ी हुई है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आजम का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल वो सीतापुर जेल में बंद हैं और जिस तरह से पहले भी आपको बताया कि आजम खान शिवपाल यादव से मिल लेते हैं, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मिल लेते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते तो किससे? सपा के प्रतिनिधिमंडल से, जो साफ जाहिर कर रहा है कि अखिलेश यादव कुछ भी कहें लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान अब सपा का साथ छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो शिवपाल यादव के साथ मिलकर तीसरे विकल्प की तैयारी उत्तर प्रदेश में करें। हो सकता है वो कांग्रेस के साथ जाकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करें। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद जी।
पिछले कुछ दिनों पर अगर नजर डालें तो आजम खान इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासी केंद्र बने हुए हैं और लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। देखें तो शिवपाल यादव से आजम मिल लेते हैं, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से वो मिल लेते हैं, लेकिन सपा के प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलते। क्या माना जाए कि जो सपा से नाराजगी उनकी चल रही है वो बड़े स्तर तक पहुंच चुकी है और शायद अब आखिरी दौर में ये चर्चाएं चल रही हैं और हो सकता है कि अब आजम का नया ठिकाना कुछ और हो सपा के बजाय। देखिए, हर जी समाजवादी पार्टी से पहले भी जो है नाराजगी और नाता तोड़ने का काम आजम खान कर चुके हैं। दरअसल अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो आजम खान को जितना महत्व समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने दिया है, उससे ज्यादा उनकी नाराजगी और नखरे झेड़े हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी समाजवादी पार्टी से अलग होकर के उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भी बहुत भला बुरा कहा था। तो ये नाराजगी क्यों है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। और अभी तो जब सरकार बन रही थी तो सभी लोग खुश थे और ये सरकार नहीं बनी, उसके बाद ये सब जो शुरू हुआ है, तो ये नए राजनीतिक अवसरवादिता या कहिए नए गठजोड़ की तरफ भी जाने का प्रयास हो सकता है, जो कि नहीं तो होता ही रहता है, नए समीकरण बनते रहते हैं। अरविंद जी, आपने कहा कि कई बार नखरे झेले हैं और बहुत जितना महत्व सपा ने दिया है उससे ज्यादा उनके नखरे झेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आजम खान के साथ होने का फायदा सपा ने नहीं उठाया है। एक जो बड़ा वोट बैंक है वो आजम के सहारे ही अखिलेश और सपा भुनाते आए हैं हमेशा, और अब वो उसमें नाराजगी है साफ तौर से। जिस तरह से आपने भी बयान सुना होगा आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली का। देखिए, ये समझना पड़ेगा जब आजम खान अलग हुए थे समाजवादी पार्टी से तो रामपुर की लोकसभा सीट जयाप्रदा जी बतौर सपा सांसद ठाकुर अमर सिंह की अगुवाई में जीत चुके थे। और रही बात एक अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम वर्ग की वोट देने की समाजवादी पार्टी को, तो वो मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को मिलता है, और इसलिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय वोट करता है। और आगे भी तो उसकी स्ट्रेटजी रहती है, उसमें उसकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी रहती है। तो इसमें केवल आजम खान को श्रेय देना सिर्फ इतना सा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे थे, बाकी आजम खान समाजवादी पार्टी में मंत्री रहते हुए भी और वैसे भी जहां जहां जिस प्रोग्राम में जाते हैं वहां उनके वक्तव्य, उनके हाव भाव, वहां के आयोजकों से लेकर के स्थानीय कार्यकर्ताओं सबको संकट में डालते हैं। एक वाक्य नहीं है, लगातार हर समय, हर मीटिंग में, हर मंच पर वो कोई ना कोई वो अपमानजनक या। तो आपको नहीं लगता अरविंद जी कि अगर आजम चले जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान सपा को उठाना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव को जो है ऐसे नखरेबाज नेताओं से दूर होना चाहिए और संघर्ष के रास्ते पर लौटना चाहिए, अपना संगठन दुरुस्त करना चाहिए, डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति पर लौटना चाहिए और मुलायम सिंह के संघर्ष की विरासत को संभालना चाहिए। और जितना भी ये बात बात पर नाराज होना और नए नए शर्तें लादना, इन नेताओं से जितनी जल्दी दूर हो जाएगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विपक्ष की राजनीति और समाजवादी आंदोलन सबको मजबूती मिलेगी। सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता ही सब कुछ नहीं होती है, विपक्ष की में और जनता का जन सरोकार भी बड़ा चीज होता है। लेकिन अरविंद जी, शिवपाल और आजम की अगर हम बात करें तो भले से ही शिवपाल के जाने या न जाने से अखिलेश को कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आजम चले जाएं सपा से और उसके बाद सपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि आजम के जाने से एक बड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो जरूर पड़ेगा। देखिए, केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितना आजम खान का मंत्री होने, उनके प्रभारी में मेरठ मंडल में होने पर नुकसान सपा ने अपने सरकार रहते उठाया। जो वो दंगा हुआ था उसमें यही प्रभारी थे और इनके ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश के कारण वहां पर मुस्लिम और जाट जो है दंगा हुआ, हिंदू दंगा हुआ। और तो ये सारी चीजों पर आप नजर 13 बार जो है बतौर मुख्यमंत्री जो है मनाने के लिए अपने मंत्री आजम खान को अखिलेश जी को जाना पड़ा था। ये अकेला कैबिनेट मंत्री थे जो अपनी सरकार के खिलाफ यूएनओ में जाने को कह दिए थे अपनी सरकार ने अखिलेश सरकार को। तो अगर कायदे से सोचा जाए तो असहज करने वाले लोगों को, लेकिन अरविंद जी, सरकार में नहीं रखना चाहिए। अरविंद जी, अगर आजम जाएंगे तो मैसेज ये नहीं जाएगा ना कि आजम जा रहे हैं।
जो संदेश होगा वो तो ये होगा कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा चेहरा सपा का साथ छोड़ गया। नहीं हो पाएगा। और जिस तरह की नाराजगी पिछले कुछ दिनों में आई है अरविंद जी जो पिछले कुछ दिनों में नाराजगी आई है, चाहे वो बहराइच के जो विधानसभा सचिव हों उनकी आई है जिन्होंने कायर तक कह दिया, और चाहे तमाम नेताओं की हो, चाहे सहारनपुर से नाराजगी आई हो, तमाम सीधे सीधे अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट तो खुलकर लेते हैं अखिलेश यादव, लेकिन मुस्लिमों के लिए खुलकर बोलते कभी नहीं। देखिए ये बात जो लोग कह रहे हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को समाजवादी मूल्यों की राजनीति करनी चाहिए, ना कि मुस्लिमों की या हिंदुओं की। इस भारत के नागरिक के, खासकर उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की आस्था संविधान में है, अपनी अपनी उपासना पद्धति में होता है। और जो लोग भी ये प्रेशर पार्टीज कर रहे हैं कि हम वोट देते हैं और हमारा सुनते नहीं है, उनको याद रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में हर विधानसभा में मुस्लिम वर्ग का नौजवान भी जुड़ा हुआ है और पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं। आजम खान की बदौलत समाजवादी पार्टी में मुसलमान नहीं जुड़ा है। मुसलमान जुड़ा है तो मुलायम सिंह के कारण, और इस कारण जुड़ता है, वोट देता है कि भाजपा को रोकना है। उसमें आजम केवल एक चेहरा है, प्रतीक है। हट जाएंगे, पहले भी ऐसे फिर हट जाएंगे। उसकी भरपाई हर मंडल में, हर जिले में, हर विधानसभा में करने के लिए तमाम मुस्लिम नौजवान, समाजवादी पार्टी का काडर की कमी नहीं है। चलिए, अगर सपा को छोड़ देते हैं, अभी ये मान लेते हैं कि आजम खान सपा छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या विकल्प आजम के पास हैं? क्योंकि विकल्प बहुत सारे हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो कांग्रेस में आ जाएं तो वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उन्हें ले जाएंगे और यूपी में खुद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। शिवपाल अपने साथ मिलाकर एक अलग समीकरण बना रहे हैं, और जिस तरह से आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जाकर मुलाकात की है वो एक अलग संभावनाएं तलाश रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहां पर आजम को फायदा हो सकता है और कहां पर किस दल को फायदा हो सकता है आजम के साथ होने से? देखिए, आजम खान अगर इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हैं कि उनकी उपेक्षा हुई, उनका साथ रह दिया, तो सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। और इस तरह होगा कि समाजवादी पार्टी में जो निचले स्तर पर कार्य करता है दूसरे समाज का, वो उभर करके आगे आएगा और वो एहसास कराएगा कि हमारे वोट के ठेकेदार आजम खान नहीं है, बल्कि हम जिन सिद्धांतों के कारण मुलायम सिंह से और फिर अखिलेश से जुड़े हैं उनका साथ देंगे। और आजम खान का फायदा तो उनको तय करना है कि वो ओवैसी के साथ जाते हैं या गांधी परिवार के साथ जाते हैं या शिवपाल जी के साथ रहते हैं या जयंत चौधरी जी के साथ जाते हैं या खुद अपनी पार्टी बनाते हैं। उनके पास विकल्प खुला है। डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता, अपनी पार्टी बना सकते हैं या नाराजगी जाहिर करते करते फिर कह सकते हैं किसी दिन कि भाई मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सपा में ही हूँ। लेकिन अरविंद जी, ऐसा लगता है कि जो नई पार्टी का और तीसरे विकल्प का जिक्र है वो कहीं बहुत हद तक कम नजर आता है, क्योंकि अब ना तो आजम खान की वो उम्र है कि वो सड़कों पर संघर्ष कर पाएं और जीरो से शुरुआत कर पाएं, क्योंकि किसी पार्टी में रहते रहते आपका कद बढ़ना और अपनी पार्टी खड़े करके उसे ऊपर लेकर आना, दोनों में विभिन्नताएं हैं। और जिस तरह से शिवपाल यादव ने ये करके देख लिया है, प्रस्पा बनाकर देख लिया उन्होंने। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ, पार्टी बनाना कठिन है, लेकिन जनता से जुड़ करके आंदोलन खड़ा करना किसी भी उम्र में कठिन नहीं है। जनता से जुड़े हुए लोग जिनसे जुड़ी होती है, जयप्रकाश नारायण जी 76 साल की उम्र में युवा नेता के रूप में उभर करके युवा संघर्ष करने का नेतृत्व किए थे। लेकिन इन लोगों की समस्या क्या है? ये लोग व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं, अपने हित की राजनीति कर रहे हैं, इनको जनता से मतलब नहीं है। इनकी नाराजगी अपने कारणों से है, जनता कारणों से नहीं है। और अखिलेश यादव ने जितना महत्व दिया है और वो बहुत ज्यादा दिया है, आपको मेरा ये मानना है कि उनको संघर्ष की राजनीति करनी चाहिए, संगठन खड़ा करना चाहिए, और जिसको जो ऐसे लोग नाराज हो रहे हैं उनको चले जाना चाहिए। अभी चुनाव के पहले कहना चाहिए था, चुनाव में हार गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए दोबारा, तो अब ये सब बातें मुझे लगता है ये सब तो हार की खींच लोग उभा रहे हैं। आपको क्या लगता है अरविंद जी, क्या वजह है कि अखिलेश यादव मुलाकात नहीं करना चाह रहे आजम खान से? अब ये तो अखिलेश जी बताएंगे। नहीं, मैं एक विश्लेषण के तौर पर जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन हाल जी पहले जाकर के अखिलेश जी मिल चुके हैं, परिवार से चुके हैं, उनसे जेल पहले भी मिलने गए थे। अभी उनके बेटे चुनाव के पहले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब किए, फिर चुनाव में हुआ, और मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता, कोई जरूरत होगी तो फिर मिलने जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं अरविंद जी कि अखिलेश फंस गए हैं?
अखिलेश को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो आजम की पैरवी करते हैं तो जो हिंदू वोट है वो उनसे कहीं नाराज ना हो जाए, और हिंदू की पैरवी करते हैं तो कहीं मुस्लिम नाराज ना हो जाए। कहीं इसी पशुपेश में तो नहीं फंसे हुए? देखिए, अगर हिंदू और मुस्लिम को खुश करने के चक्कर में पड़ेंगे तो सबको दिक्कत होगी। लेकिन अगर इस बात पर अडिग रहे कि जो पार्टी का डेकोरम है या पार्टी की जो नीतियां हैं, जो मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई थी समाजवादी पार्टी, उसके हम सिद्धांतों पर चलेंगे और उसके आधार पर हम काम करेंगे, किसी से दबेंगे नहीं, सबके सम्मान देंगे, तो फिर अगर कोई नेता नाराज होता है तो वो कोई वर्ग भी नाराज होता है तो इसकी कहाँ चिंता करेगा। लीडर नेता तो दिखाता है, रास्ता दिखाता है। अब वो समय है विपक्ष की राजनीति में, अखिलेश यादव को दबना नहीं चाहिए, दबाव की राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब क्या हो सकता है, मैक्सिमम सपोर्ट लोगों ने दिया, जो रही सही कसर रह गई वो संगठन के कारण और इसी तरह की गलत बयानियों के कारण हुई है। तो आगे पूरा अभी राजनीति खत्म थोड़ी ना होती, राजनीति तो कभी भी आप सकारात्मक रूप से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अखिलेश यादव को अपना निर्णय लेना चाहिए, किसी वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका समय देने के लिए। जी धन्यवाद। तो शिवपाल यादव ने मुलाकात की। सपा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है तो आजम खान तबीयत खराब का हवाला देकर मुलाकात नहीं करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम पहुंचते हैं तो वो मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार फिर सुनाते हैं। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई, क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। आपने कहा कि इस्तीफा जब आप बोल रहे हैं तो देखिए इस तरह की कोई बात आप राजस्थान की बात अब दिल्ली में करेंगे, यहाँ तो आजम खान की बात करनी है। आजम खान से बात करते हैं योगी सरकार की। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो चुका है और इस दौरान योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इन 100 दिन में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। तो मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया, ये पहला फैसला था। फिर 6 महीने में 2,51,000 आवास बनाने का लक्ष्य रखा। उसके बाद आदेश दिया गया कि देहात में 15 और शहरी क्षेत्र में 7 मिनट का फायर रिस्पांस दिया जाना चाहिए।
और एक बार फिर से दूसरे कार्यकाल में एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से शुरू किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की शुरुआत की गई और हर दिन एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। उसके बाद 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रखा है और पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5,295 अराजपत्रित पदों को मंजूरी दी गई। 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर इस दौरान बुलडोजर चला। 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर लिया गया या फिर जब्त कर लिया गया। पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र को स्वीकृति दी गई। अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन करने के आदेश जारी किए गए। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर 6 महीने में नियुक्ति की बात कही गई। नए स्थानों पर लाउडस्पीकर और माइक लगाने की मनाही योगी सरकार ने की और मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। युवाओं को 9,74,000 टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरुआत हुई। होमगार्ड के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती के लिए कहा। यूपी में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के आदेश योगी सरकार ने दिए हैं। अब तक महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों के स्वास्थ्य बीमा की बात योगी सरकार ने कही। बांग्लादेश से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि के लिए कहा। 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने की बात कही। तो ये तमाम वो बड़े फैसले जो योगी सरकार ने अब तक लिए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।